हेलो बच्चों, स्वागत है आपका साइंस बाई पांडे सर में। इसमें हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे और जानेंगे कि साइंस में क्या जानना है। पढ़ते तो सब हैं लेकिन हम जानेंगे, एक्स्ट्रा जानेंगे, बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक जानेंगे कि साइंस में क्या चीज़ है, क्यों है और इसका फ़ायदा क्या है। तो आज हम पहला चैप्टर बेसिक जो सब पढ़ाते हैं, लोकल पढ़ाते हैं, लेकिन मैं लोकल में भी वोकल करूँगा, यानी कि उसको हाई लेवल तक लेकर जाऊंगा। एक बेसिक से हाई लेवल तक बच्चों जैसा एकदम प्यार से समझाने की कोशिश की जाएगी मेरे द्वारा। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर जो है सेल। सेल यानी कोशिका। चलिए, तो पहला है बाबू कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई, जीवन की मूलभूत इकाई यानी जब आप पैदा हुए थे तो पैदा होने से पहले जब आप जो थे वो कोशिका था। जब आप माता के शरीर में थे तो एक कोशिका आपके पिता से आया था और एक कोशिका आपकी माता से आया। तो माता से आधा कोशिका आया था और पिता से आधा कोशिका आया था, दोनों मिलकर के क्या बनाया, जायगोट। यानी कि आपकी शुरुआत जब हुई तो वो कोशिका से हुई है। यानी कि जीवन जहां से शुरू होती है, जीवन जहां से बाबू शुरू होती है उसी को कोशिका कहते हैं। कहता है कोशिका जीव विज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि यह जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कही जाती है। यानी जहां से आप बनते हैं, जहां से आप कार्य करना प्रारंभ करते हैं वो कोशिका होती है। एक कोशिका वो सारे काम कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे खाना खाना, उसे पचाना, उसे बाहर निकालना और जनन करना। ये कुछ मुख्य क्रियाएं हैं जो एक कोशिका भी कर सकती है। इसीलिए हम लोग कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बाबू कहते हैं। चलिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये छोटा सा कोशिका का डायग्राम है जिसमें आप जानते होंगे कि ये जो बड़ा बड़ा है केंद्रक कहते हैं, ये कोशिका झिल्ली होता है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कोशिका की खोज। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। ये तो सब भी जानते हैं कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन हमने कहा था कि हम बेसिक लेवल से हाई लेवल तक बताएंगे। तो इसमें रॉबर्ट हुक के बारे में कुछ विशेष जानकारी भी हम आपको देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं रॉबर्ट हुक कितने प्यारे, कितने क्यूट से लग रहे हैं, जो हमारे ऊपर इतना उपकार करके चल गए कि बता दिए कि बेटा जहां से तुम पैदा हुआ है वो और कुछ नहीं, वो कोशिका ही है। तो इसमें हम देखते हैं क्या कहता है कि रॉबर्ट हुक का जन्म 18 जुलाई 1635 में फ्रेश वाटर, आइल ऑफ वाइट, इंग्लैंड में हुआ था। इनका जन्म 18 जुलाई 1635 को इंग्लैंड में हुआ था। इतना ही। अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछता है तो बस इंग्लैंड पूछेगा। ये तो हम आपको विशेष जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। कह रहे उन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर ही प्राप्त की। यानी जो उनकी माता थी, उनके जो पिताजी थे, वही उनको शिक्षा दिया करते थे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से फिर उन्होंने पढ़ाई किया और उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान का अध्ययन किया। गणित मतलब मैथमेटिक्स, खगोल विज्ञान मतलब भूगोल भी आप उसको कह सकते हैं। कह रहा है कि कार हुक एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, वास्तुकार एवं दार्शनिक थे। वे लंदन की रॉयल सोसाइटी के क्यूरेटर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स भी थे, क्यूरेटर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स भी थे। कह रहा है कि वो वैज्ञानिक थे, वास्तुकार थे और दार्शनिक भी थे। बाबू वास्तुकार उसको कहते हैं जो दिशाओं का ज्ञान रखते हैं, और दार्शनिक उन्हें कहते हैं जो अपने अपने थॉट को प्रदर्शित करते हैं। किसी का मानना है कि हमें भगवान ने पैदा किया, किन्हीं का मानना है कि हम खुद जीवन बना कर आए हैं, और किन्हीं का कहना है कि ये बस परिकल्पना है। दुनिया एक परिकल्पना है, हम परिकल्पना में जी रहे हैं। जिस दिन इस परिकल्पना से हम ऊपर उठते हैं तो वही हम स्वर्ग और नरक को समझते हैं। यानी कि ये इस जीवन को मानते ही नहीं है। उन्हें लगता है कि जो जीवन जी रहे हैं वो परिकल्पना है। जैसे आप सपना देखते हैं तो सपना एक परिकल्पना होता है, लेकिन आप उसे हकीकत में जीते हैं। तो वो मृत्यु को उठना मानते हैं, जगना मानते हैं। और सबकी अपनी अपनी सोच है, परंपरा है, उसी को दार्शनिक कहते हैं। सब अपना अपना थॉट रखते हैं, तो जो थॉट अपना प्रदर्शित करते हैं उनको दार्शनिक कहते हैं। ग्रंथ कह रहा है कि 1665 ईस्वी में उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने किस पुस्तक में बताया था कि सेल ही यूनिट ऑफ लाइफ है।
यानी कि कोशिका जीवन की इकाई है, किसमें कहा था? तो माइक्रोग्राफिया में कहा था 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में माइक्रोग्राफिया में कहा, जिसमें उन्होंने अपनी खोज का वर्णन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बाबू, हुक ने कोशिकाओं की खोज कैसे की? एक प्रक्रिया तो हुई होगी ना, बिना किसी प्रक्रिया के तो कोशिका का खोज हुआ नहीं होगा। तो कहता है कि उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए साधारण सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होता है बाबू कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस होते हैं और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक से अधिक लेंस पाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा अवलोकन किया यानी ऑब्जर्वेशन किया, जब उन्होंने कॉर्क के टुकड़े को सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा। कॉर्क मतलब बैडमिंटन वाला कॉर्क नहीं बाबू, जो पेड़ का छाल होता है उसी को कॉर्क कहते हैं। और आप जानते हैं कि पेड़ का छाल मृत कोशिका होता है, यानी कि इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया, डेड सेल का खोज किया। अब जब मृत कोशिका होगी तो सब उसका साइटोप्लाज्म सूख जाएगा। मृत कोशिका का साइटोप्लाज्म सूखा हुआ होता है, इसलिए इनको खाली कमरा मिला। क्या मिला? खाली कमरा मिला। उनके भाषा में खाली कमरा को सेलुली कहा जाता था या सेलुला कहा जाता था। तो उसके नाम पे उन्होंने उसका नाम सेल रखा, यानी कोशिका रखा। तो सेलुला का मतलब होता था छोटा कमरा। आगे हम जानेंगे, हमने बताया कि उसका साइटोप्लाज्म सूख गया होगा, क्या होगा? मृत कोशिका हो गई। कुछ वर्षों बाद एक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका को पहली बार देखा, उनका वर्णन किया। उनका था नाम बाबू एंटोनी वॉन लीवनहुक। एंटोनी वॉन लीवनहुक 1674, कहीं पे 1675 देता है, कहीं से 1674 देता है, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। एंटोनी वॉन लीवनहुक के बारे में कुछ जानेंगे तो उनका जन्म 14 अक्टूबर को हुआ था 1632 ईस्वी में। कोडेल्फ्ट डच के थे, वो कहाँ के थे? डच गणराज्य के थे, नीदरलैंड के थे वो। और वह मुख्य रूप से एक कपड़ा व्यापारी थे बाबू। वो एक मुख्य रूप से क्या थे? कपड़ा व्यापारी थे, एक सरकारी अधिकारी थे। उनका कोई औपचारिक वैज्ञानिक प्रशिक्षण नहीं था, यानी कि वो कह सकते हो कि वो वैज्ञानिक नहीं थे। उन्हें लेंस पीसने और सूक्ष्मदर्शी बनाने का शौक था। एक होता है कोई बच्चा होता है, किसी को नाचने का शौक होता है, किसी को गाने का शौक होता है, किसी को कुछ करने का शौक होता है। उसी प्रकार से इनका शौक ही इन्होंने एक वैज्ञानिक बना दिया। ये एक व्यापारी थे, लेकिन इनका जो सूक्ष्मदर्शी को पीस करके बनाने का शौक था वो इनको एक महान वैज्ञानिक बना दिया। और इन्होंने सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाने लगा, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किया। लीवनहुक ने अपने बेहतर अधिक शक्तिशाली एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी सिंगल सेल, ये भी कंपाउंड सेल का नहीं किए हैं, सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप का उपयोग करके तालाब में पानी एवं दांतों को खुरच कर जीवाणुओं को, स्पर्म को, बहुत सारे चीजों को देखा इन्होंने। और इन्हें एनिमल क्यूल्स कहा, एनिमल क्यूल्स कहा, यानी वाइल्ड एनिमल्स क्यूल कहा था, यानी कि जल का जंगली जानवर। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत बाबू कहता है कि कोशिका की खोज के बाद दो जर्मन वैज्ञानिक थे, सिद्धांत दिया जिसका नाम था स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान नाम के दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान, इनका पूरा नाम है मैथ्यू स्लाइडेन। उन्होंने घोषणा की कि सभी पौधे कोशिकाओं के बने होते 1838 में। 1838 में उन्होंने कहा कि जितने भी पौधे हैं वो क्या हैं? कोशिका से बने हैं, यानी कि वो वनस्पति वैज्ञानिक थे। स्लाइडेन जो थे वनस्पति वैज्ञानिक थे, इसीलिए उन्होंने सिर्फ पौधे की बात की थी। आगे हम बढ़ते हैं। थियोडर स्वान ने कहा था कि उन्होंने घोषणा की सभी जंतु, यानी ये जंतु वैज्ञानिक थे, वो पादप वैज्ञानिक थे और ये जंतु वैज्ञानिक थे। 1839 में इन्होंने कहा कि जंतु भी किससे बने हुए हैं? कोशिका के बने हुए हैं। इस प्रकार से हमें कोशिका का सिद्धांत मिला स्लाइडेन और स्वान के तहत कि सभी जीव एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिका जीव की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। उसके बाद आते हैं विर्चो साहब, रुडोल्फ विर्चो का कहना था बाबू, जो 1855 में एक महत्वपूर्ण बात जोड़ी कि ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है बाबू कि प्रत्येक कोशिका अपने पूर्व कोशिका से निर्मित होती है, यानी कि जब आप पैदा हुए तो उसमें आपका हाथ आपके माता पिता का था। आपके माता पिता का जन्म उनके पहले वाले
जो पूर्वज थे उनसे हुआ है। यानी कि प्रत्येक जीवों का जन्म उनके पूर्वज से होता है, बिना पूर्वज के किसी का जन्म नहीं हो सकता है। तो फिर पंडित जी ने कहा कि ऐ बाबू, जब पूर्व कोशिका से होता है तो सबसे पहले कौन आया, अंडा आया कि मुर्गी आया? बतिया फिर वहीं पर जाके अटक गया कि अंडा आया कि मुर्गी आया, क्योंकि इनका कहना था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी पहले वाली कोशिका से नए कोशिका का निर्माण होता है। तो फिर कहें कि हम कह रहे थे कि पहला कोशिका कौन दिया है, भगवान जी दिए हैं, उसके बाद तुम सब आए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर पंडित जी का, जिसको उसको पादरी कहते थे उस सब, तो पादरी से इन सभी का लड़ाई हो गया, इसी में कैगो को फांसी भी चढ़ा दिया गया। ओपेरिन और हिल्डा ने इसे प्रूफ करने का कोशिश किया। ओपेरिन और हिल्डा ने दो वैज्ञानिक थे जो इसको प्रूफ करने का प्रयास किए कि हम टपके नहीं हैं, टपकाए गए हैं, यानी कि हमें अपने आप जन्म नहीं हुआ है, हमको किसी ने जन्म दिया है। तो इसमें कहते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में कोशिका की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत को बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पृथ्वी पर जीवन पहली बार कैसे आया इसको हमें पता करना है। तो यह सिद्धांत रूसी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर इनोविच और ओपेरिन, इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर इनोविच ओपेरिन और जेबीएस हेल्डेन द्वारा स्वतंत्र रूप से दिया गया था, यानी इनको शॉर्ट में ओपेरिन और हेल्डेन भी कहते हैं। इनका मानना था बाबू कि हमारा निर्माण सिंपल मॉलिक्यूल से हुआ है। ये 1924 में, ये 1929 में इनका रासायनिक सिद्धांत था। इस सिद्धांत को रासायनिक विकास एवं आदिम सूप, प्रीमोडियल सूप मतलब पहले का जो पानी था उसमें केमिकल था, बहुत सारे केमिकल्स थे, उन सरल केमिकल्स को मिलकर एक जटिल केमिकल बना, जिससे फर्स्ट साइन ऑफ अमोनिया ये सब आया बाबू। तो हम जान सकते हैं सिद्धांत। ओपेरिन और हेल्डा ने यह परिकल्पना की कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों यानी नॉन लिविंग थिंग से हुआ। किससे हुआ? नॉन लिविंग थिंग से, यानी हमको कोई भगवान नहीं बनाए हैं। उनका मानना था कि केमिकल से हुआ है। आदिम अवतार, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, यानी पहले का एटमॉस्फेयर क्या था? तो प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण आज के वातावरण से बिल्कुल अलग था। ये रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन मुक्त था। पहले के वातावरण में ऑक्सीजन नहीं था, इसीलिए इसको रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जल वाष्प था, जैसी गैसें थी। इन सब से मिलकर फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ बना था। ऊर्जा के स्रोत और एनर्जी, कह रहे उस समय ऊर्जा के स्रोत था, जो वोल्केनो इरप्शन होता था, जो लाइटिंग होती थी, उनसे इन्हें ऊर्जा मिलता था। उस समय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत बिजली थे, परावैज्ञानिक किरणें थे, ज्वालामुखी का फटना था। जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण, कह रहा है कि सरल जटिल कार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था। इन गैसों ने उच्च ऊर्जा के स्रोत को उपस्थित में प्रतिक्रिया की। इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप सबसे पहले सरल कार्बनिक अणु, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे अमीनो एसिड और शर्करा बना। इसी को फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ कहते हैं। अमीनो एसिड को ही फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। आदिम सूप का निर्माण, ये सरल अणु वर्षा के जल के साथ मिलकर समुद्रों में जमा हो गए। हाल्डेन ने इसे गर्म पोषक तत्व समृद्धि मिश्रण के गर्म तनु सूप, हॉट डाइल्यूट सूप एवं आदिम सूप कहा था। इन्होंने कहा कि लाइटिंग हुआ, वोल्केनो इरप्शन हुआ, तो जिसमें पानी में एनर्जी आया और अनेक केमिकल जैसे अमीनो एसिड, मीथेन, ये सब मिलके एक साइन ऑफ लाइफ बनाए थे। बृहत अणुओं का निर्माण, बड़े बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण कैसे हुआ? पहले इन्होंने कहा कि पहले सिंपल मॉलिक्यूल बना, फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना, कॉम्प्लेक्स, उसके बाद बना बाबू डीएनए और आरएनए बना। इनका यही मानना था कि पहले सिंपल मॉलिक्यूल, सब गर्म पानी मिला, मीथेन मिला, उसके बाद सिंपल मॉलिक्यूल बना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना, कॉम्प्लेक्स से डीएनए और आरएनए का निर्माण हुआ। इस प्रकार से जीवन में पहला पीढ़ी आया। और जब डीएनए आरएनए मिला तो इनको एक झिल्ली घेर लिया, जिससे पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आप जानते होंगे। यू मतलब नया, प्रो मतलब पहले, तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक बना और उसके बाद यूकैरियोटिक बना। तो यहां से आपको पता चल गया होगा कि पहले मुर्गी बना या पहले अंडा बना। इन्होंने कहा कि पहले सिंपल चीज बना है। पहले क्या बना? पहले सिंपल चीज बना। तो इनके अनुसार से सबसे पहले अंडा आया, उसके बाद कौन आया? मुर्गी, क्योंकि मुर्गी कॉम्प्लेक्स चीज है। बृहत अणुओं का निर्माण,
इस सूप में सरल अणु आपस में जुड़कर प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जैसे जटिल अणुओं का निर्माण हो गया, जिसको कहते हैं कोएसरवेट्स और प्रोबायोन्ट्स। प्रोटीन और अन्य बृहद अणुओं ने स्वयं को एक झिल्ली जैसी संरचना से संगठित किया, जिन्हें ओपेरिन ने कोएसरवेट्स कहा। यानी कि कहा कि सबसे पहले सिंपल मॉलिक्यूल आया, फिर जटिल यौगिक आया, और फिर आरएनए डीएनए आया, फिर उसने क्या किया, अपने आप को झिल्ली से घेर लिया। उसको क्या कहते हैं, कोएसरवेट्स। ये संरचनाएं आपस में वातावरण में चयनित रूप से पदार्थों का आदान प्रदान कर सकती थी और विभाजन भी कर सकती थी। उन्होंने कहा कि इनमें इतनी क्षमता थी कि वो अपने आप को विभाजित कर सकते थे, और जब कोई वस्तु अपने आप को विभाजित करता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि सबसे पहले पृथ्वी पर अलैंगिक जनन हुआ था। और बाबू यहाँ पे देख सकता है कि ये दूसरे पर निर्भर नहीं थे, उसी केमिकल को खाते थे, उसी लाइटिंग को अब्जॉर्ब करते थे, तो इनको कहा जाता था केमो ऑटोट्रॉप्स। यानी कि धरती पर जो पहले जीव आए उनको केमो ऑटोट्रॉप्स कहा जाता था, यानी वो केमिकल का खाते थे। उसके बाद आया था फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। इन्हें पहले जीवित पूर्वज फर्स्ट लिविंग प्रीसेसर प्रोबायोट, यानी कि जो पहले आया उसको प्रोबायोट कहते हैं, इन्हीं को प्रोबायोट कहा जाता है। इस प्रकार यह सिद्धांत बताता है कि पहली कोशिका, जिसे प्रोकैरियोटिक माना जाता है, अजैविक रासायनिक प्रक्रियाओं के एक लंबी श्रृंखलाओं के माध्यम से पृथ्वी में उत्पन्न हुई थी। यानी कि सभी जीव केमिकल से उत्पन्न हुए थे। इसी के साथ बाबू हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसी तरह से अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगली क्लास में आपको इसके झिल्ली के बारे में पढ़ा जाएगा, कोशिका झिल्ली के बारे में, वो भी विस्तार से पढ़ा जाएगा। जितना भी मॉडल है वो आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।